Good afternoon and Jai Hind students. Welcome in the class of chemistry. As you know that this class is dedicated for your doubt clearing. It is a doubt clearing tutorial class. Whatever topic you have asked me to explain in my last video, yesterday I explained the things, but your topic unfortunately was not covered up. Today I am going to work on the contingent topics that I have written here. Dual character of EMR, de Broglie equation, thereafter Schrodinger wave equation, spectral lines, spectrum. So that is what we will study today. So first of all, I'm starting from dual character of EMR. Dual character of EMR. अब आप यहां जो शब्द देख रहे हैं EMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है जिसे हम लोग सामान्य तौर पर लाइट कहते हैं। ये लाइट जो है इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब यहां एक बड़ा ही नैसर्गिक सवाल बन रहा है, बड़ा ही नेचुरल क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉलिंग लाइट as electromagnetic wave. The first question which is picking up here is what is the reason? What's the reason of calling electromagnetic light as electromagnetic wave? हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं? क्या वजह है कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं? इसका रीजन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जाना होगा, क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री में जुड़ा हुआ है और इस बात को बगैर समझे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को समझना मुश्किल होगा, इसलिए इस बात को समझा रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट को इसलिए कहते हैं कि डायमेंशन जो होते हैं 3 डायमेंशन होते हैं। आप जानते हैं मैथमेटिक्स का जो फिजिक्स जहां तक अपनी यात्रा कर पाया है वो 3 डायमेंशन तक अपनी बात को पहुंचा पाता है। मैथमेटिकली आपने जो पढ़ा है अभी तक वो 3 डायमेंशन का ही कैलकुलेशन आपने किया। तो 3 डायमेंशन कैलकुलेशन आपने क्या किया? वॉल्यूम का कैलकुलेशन किया। वॉल्यूम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर पर ही पॉसिबल है। यहाँ जो एक्सिस होती है, माना कि एक्सिस एक्स है, एक्सिस वाई है, एक्सिस जेड है, जो 3 डायमेंशन को शो कर रहा है, और ये सभी एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है? सबके सब 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। मान लिया कि एक्स एक्सिस है, वाई है और जेड। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के साथ जो जुड़ा है तो इसका क्या माने निकलता है? ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे के होते हैं, और ये जो जेड एक्सिस है दैट इज पैथ ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लाइट। लाइट का ये पैथ है जिस पर ये चलता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो जेड एक्सिस है उस पर लाइट आगे की ओर बढ़ती है। तो यहां होता क्या होगा? चूंकि हमने इसका नाम वेव दिया, तो वेव का मतलब है वाइब्रेशन इसमें होगा। तो जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन ये है कि ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई है, ये जेड है।
जो वाइब्रेशन होता है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड घटते घटते मिनिमम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर घटते घटते मिनिमम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते आपका मैक्सिमम हो जाता है। दूसरी बार घटना क्या घटती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने आप को बढ़ाने लगता है। यहां जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने को बढ़ाएगा एक्स वाई एंड जेड पर, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड जब अपने आप को बढ़ाते 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 मैक्सिमम पर ले लेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ मैक्सिमम होगा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने आप को बढ़ाता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को घटाना शुरू करता है। तो ये घटते घटते कहाँ चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका मिनिमम हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हो गया। तो लाइट को वेव कहने का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का क्या वजह है आपने देख लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट को हम लोग इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पर, और जेड एक्सिस पर लाइट का प्रोपगेशन होता है, लाइट उस एक्सिस पर आगे की ओर बढ़ती है। वाइब्रेशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड जब घटने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगता है। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड मिनिमम हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जब घटने लगता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोपोर्शनली बढ़ने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड जब मिनिमम होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ये घटना बार बार होती रहती है, इसलिए हम लोग लाइट को वेव कहते हैं। ये पहली बात हुई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए लाइट को कहा गया। अगर हम मैकेनिकल वेव के हिसाब से सोचें, जो दो प्रकार के वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और ट्रांसवर्स वेव होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में लाइट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। तो यह हमें मालूम होना चाहिए कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव की पहचान क्या होती है, अगर आप इस पर इसके एम्पलीट्यूड को दिखाते हैं, ये इसका मीन पॉइंट है, ये मीन पॉइंट है। तो लाइट का जो पैथ है, जो प्रोग्रेशन है, वो किस रूप में होगा, तो ये क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए आगे की ओर जाए। ये लाइट का प्रोग्रेशन होता है वेव के रूप में, ये आपका क्रेस्ट है और ये आपका ट्रफ है। तो इस रूप में लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, जब हम लोग लाइट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपली इस तरीके की लकीर खींच देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस लाइन इंडिकेट्स लाइट, और इसमें इंडिकेटर में जो हम सिंबल बना रहे हैं उसमें क्या आपको मिल रहा है, ये क्रेस्ट दिख रहा है और यहाँ आपको ट्रफ दिख रहा है। बस इसी को बना करके हम लोग लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करने की वजह ये है। तो लाइट के बारे में आपने प्राथमिक तौर पर चीजों को देखा कि लाइट वास्तव में क्या होती है। और यहां जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की बात आपको दिखाई दे रही है, इस जगह पर कुछ नए अनुसंधान सामने पहुंचे। वो नए अनुसंधान क्या है, नया रिसर्च क्या है जो लाइट के ऊपर में पहुंचा। तो नया रिसर्च ये पहुंचा, दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति अल्बर्ट अल्वा आइंस्टाइन था जिसने लाइट के बारे में अपना एक कमेंट दिया। तो आइंस्टीन स्टेटमेंट लाइट पर क्या है, आइंस्टीन स्टेटमेंट ऑन लाइट, स्टेटमेंट ऑन लाइट, लाइट के ऊपर में आइंस्टीन का क्या अपना स्टेटमेंट था। तो आइंस्टीन का स्टेटमेंट ये था कि लाइट हैज मास, लाइट हैज मास, लाइट के पास मास है। ये स्टेटमेंट आइंस्टाइन ने अपने समय में दिया। आगे आपने देखा होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जो फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ये आपने पढ़ा होगा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसमें न्यूटन एज्यूम क्या करता है, न्यूटन एज्यूम ये करते हैं कि लाइट का कणिकामय सिद्धांत है, यानी कि लाइट बहुत छोटे वेट के पार्टिकल से बनी हुई है। अगर हम लाइट को पार्टिकल ना माने तो दो बातें हो सकती हैं। पहला कि आप रिफ्लेक्शन के इवेंट को नहीं समझा पाएंगे,
रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है? अगर ये पार्टिकल नेचर इसके पास नहीं है तो बाउंस बैक क्या हो रहा है? ये बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि बाउंस बैक तभी हो सकता है जब कोई मास कहीं स्ट्राइक करे। बिना मास के स्ट्राइक करे बाउंस बैक होने की संभावना ही नहीं है। दूसरी बात यहां और आती है रिफ्रैक्शन के बारे में। स्पीड कैसे घट गया किसी मीडियम में जाने से? किसी भी मीडियम में लाइट जब जाती है तो स्पीड का घटना और स्पीड का बढ़ना तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम कोलिजन पर विश्वास ना करें। और कोलिजन किसका होगा? कोलिजन हमेशा मैसिव पार्टिकल का होगा। तो इन दोनों घटनाओं की व्याख्या तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि हम लाइट को मैसिव पार्टिकल के रूप में, मैसिव एग्जिस्टेंस के रूप में ना देखें। हम अगर ये माने कि लाइट सिर्फ और सिर्फ वेव है तो ये दोनों घटनाओं की व्याख्या फिजिक्स नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर लाइट को हम पूर्णतः पार्टिकल मान लें तो अगली घटना फंस जाएगी, जो आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की जो घटना लाइट दिखाती है। चौथा घटना डिफ्रैक्शन का जो है, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की घटना पार्टिकल नेचर पर संभव नहीं है। पार्टिकल नेचर अगर आप मान के चलेंगे तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के इवेंट पर काम नहीं कर पाएंगे। और सत्य यह है कि लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सब में जाती है। तो यहां जाकर के आइंस्टीन ने जो अपनी बात कही कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और लाइट के पास दूसरा क्या है, लाइट के पास वेव नेचर भी है। अगर आइंस्टीन ये कहता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है तो वेव नेचर पहले से चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट पार्टिकल नेचर का भी है और वेव नेचर का भी है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि न्यूटन कहते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है लाइट। अब देखें, आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, फिजिक्स में इस तरह का न्यूमेरिकल डाला जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये फिजिक्स का बड़ा ही नॉर्मल सवाल है जो कभी कभी आता है। अब आप मोमेंटम कैसे फोटोन का निकाल सकते हैं? फोटोन क्या है? विजिबल लाइट है। फोटोन आपका विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट है। अगर मैं इस बात को कहूं कि लाइट में पार्टिकल नेचर नहीं है, इफ had light been without particle nature, इस बात को अगर हम मान लेते हैं कि लाइट का कोई पार्टिकल नेचर नहीं है, तो इस सवाल का क्या जवाब बनेगा? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये कभी निकल ही नहीं सकता क्योंकि मास ही नहीं है उसके पास। लेकिन आप देख रहे होंगे केमिस्ट्री में एक बड़ा अजीब चीज आपने महसूस किया होगा कि जब केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आपको लाइट पढ़ाया जा रहा है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या लेना देना है? केमिस्ट्री एक दूसरा विषय है और लाइट एक दूसरा विषय है। लाइट को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में तो उसको पढ़ा नहीं जाता। फिर आपको ये लाइट क्यों पढ़ाया गया? इसलिए पढ़ाया गया कि एटम के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बियर्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बियर्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन बियर्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन जो है लाइट की सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखे हुए है। तो जब तक आप लाइट को पूर्णतया नहीं समझेंगे, इलेक्ट्रॉन आपकी समझ के बाहर हो जाएगा। और इसलिए जब हम वेव मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको लाइट को समझना पड़ता है, क्योंकि बाहर में जो लाइट है, पार्टिकल के भीतर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो यहां हमने इस चीज को देखा। अब एक बात उठा कि भाई फोटोन का आप मोमेंटम निकालिए। तो मोमेंटम के बारे में आप बहुत सीधा जानते हैं कि मोमेंटम क्या है, P = m × v। अब v जब हम लाइट का केस में बात करें तो m × c हो जाएगा। c स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये आपको पता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब अगर आप इस m को पकड़ने का प्रयास करें फिजिक्स में कि m क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि इसका रिलेशन कैसे केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो P की जगह पर यहां हम लिखते हैं 9.1 × 10⁻³ kg।
ये और यहाँ c की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, ये कैलकुलेशन का पार्ट बनता है। तो फोटोन की का वेट जो हमने माना, तो फोटोन का मास है, ये फोटोन का मास फिजिक्स में 9.1 × 10⁻³ kg क्यों लिया गया? क्या केमिस्ट्री में ऐसा कोई पार्टिकल है जिसका वजन इस तरह का है? तो तत्काल आपको आंसर मिलेगा कि एक पार्टिकल केमिस्ट्री में भी है जिसका वजन इतना ही होता है, और क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट जब किया गया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के रास्ते, तो ये पाया गया कि 9.1 × 10⁻³ kg है। तो फोटोन का वेट आपने कहां से निकाला? फोटोन का वेट इलेक्ट्रॉन से निकला हुआ है, और ये एस्टेब्लिशमेंट है किसका? कि लाइट और इलेक्ट्रॉन के मोशन में सिमिलरिटी है। तो देयर इज अ ग्रेट सिमिलरिटी, देयर इज अ गुड डील ऑफ सिमिलरिटी ऑफ लाइट विथ इलेक्ट्रॉन। अब ये वजह होता है कि केमिस्ट्री पढ़ाने में हम लोगों को लाइट पढ़ाना पड़ता है, जहां से आप केमिस्ट्री को पूरा का पूरा बात इलेक्ट्रॉन का आप समझ सकें। यहां अब हम लोग आते हैं अपने डुअल कैरेक्टर ऑफ EMR। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जुड़ा हुआ ये कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर वास्तव में एक यूनिवर्सल ट्रूथ का कैरेक्टर है। ये नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डुअल नेचर काम करेगा और बाकी के ऊपर डुअल नेचर काम नहीं करेगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो इस बात को बताने वाला वैज्ञानिक जिसने ये कहा कि जो हर एक चीज अगर मोशन में जाती है तो उसमें डुअल कैरेक्टर पैदा हो जाए, और डुअल कैरेक्टर क्या होगा? उसमें वेव भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा और उसका पार्टिकल नेचर भी बचा रहेगा। तो यहां जो डुअल डी ब्रॉगली अपने स्टेटमेंट में क्या कहते हैं ये देखने की जरूरत है। डी ब्रॉगली अपने स्टेटमेंट में कहते हैं एनी मैसिव बॉडी if set in motion it bears wave। किसी भी चीज को चाहे वो कितना भी भारी क्यों ना हो, अगर वो मोशन में आएगा तो वेव उसमें जनरेट हो जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो डी ब्रॉगली कहते हैं। डी ब्रॉगली का कहना ही है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर लागू होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई घटना नहीं है। अगर आप भी मोशन में हो जाए, मैं भी मोशन में जाऊं, एक जानवर भी मोशन में आ जाए तो उसमें वेव खड़ा हो जाएगा। अगर एक गाड़ी मोशन में आ जाए उसमें भी वेव खड़ा हो जाएगा, जैसा कि डी ब्रॉगली अपनी बात को कह रहा है। तो डी ब्रॉगली ने जो अपना इक्वेशन दिया समझने के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने अपना इक्वेशन दिया इसी बात को समझने के लिए, और इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था लैम्डा इनटू पी इज इक्वल टू एच। ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। या लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ है। लाइट की बात हम यहां नहीं करते, हम मोशन से जुड़े हुए चीज को देख रहे हैं। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। और पी क्या है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। यहां ये कहता है, फिर से सुनिए डी ब्रॉगली क्या कहता है। डी ब्रॉगली का सिद्धांत केवल इलेक्ट्रॉन पर लागू होने वाला सिद्धांत नहीं है। डी ब्रॉगली का कहना है कि कोई भी बॉडी चाहे उसका जितना भी मास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मोशन में जाएगा तो उसमें वेव क्रिएट हो जाएगा, सीधा सा बात है। और ये आप जानते हैं कि जितने डांसर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनके पास एक कला होती है वेव पैदा करने का। तो डांसर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वेव जनरेट कर देते हैं, और ज्यादा वेव जनरेट करने से डांसर अच्छा हो जाता है। तो इस जगह पर जो बातें निकाली गई, अब हम लोग इस रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि लैम्डा ये क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है, इसको देखते हैं। व्हाट इज इट? इट इज कांस्टेंट। तो h कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। इसका नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। ये प्लांक्स का कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, वेवलेंथ है उसका जो मोशन में आ गया। फिर यहां हम लोग देखते हैं कि p क्या है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी है,
मोमेंटम ऑफ द मैसिव बॉडी है, मोमेंटम ऑफ द मैसिव बॉडी, मैसिव बॉडी। यहां कहीं भी डी ब्रॉगली इस बात को नहीं कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की ही बात होगी, ये इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई कोई घटना नहीं है। कोई भी बॉडी हो, चाहे उसका 10 कुंटल ही वजन क्यों ना हो, अगर वो मोशन में आएगा तो उसमें वेव जनरेट होगा। अब इस कांस्टेंट को अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या हमको मिलेगा, इसके पहले लेमडा इज इक्वल टू, यहां लेते हैं तो H अपॉन P मिल रहा है, H अपॉन P इस जगह पर मिला। H अगर इस कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं, कांस्टेंट टेकिंग आउट, अगर इस कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं टेकिंग आउट, तो हमको क्या इस जगह पर मिल रहा है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और 1/p में एक टर्म बड़ा मजबूत है और वह है मास, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/mv। अब हम ऐसा करते हैं, v को कांस्टेंट मान के बाहर कर देते हैं, तो if v is constant, if v is constant, हम v को कांस्टेंट मान लेते हैं and taking it out, if v is constant we take it out once more, we take it out, take it out। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। ये इक्वेशन था डी ब्रॉगली का, और यहां से डी ब्रॉगली अपनी बात को कहेगा, और वो हमको अब समझना होगा कि डी ब्रॉगली का इक्वेशन कहां ढंग से काम करेगा। तो जो हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन पर काम किया है उसको ठीक से देखिए। डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, डी ब्रॉगली जो कह रहा है वो मैथमेटिकली क्या कह रहा है, यहां हम लिखते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली द स्टेटमेंट इज, मैथमेटिकली द स्टेटमेंट इज, जो डी ब्रॉगली कह रहा है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि लेमडा इनटू पी विल बी इक्वल टू एच। अब यहां से हम चीजों को लेके चलें, इसको कांस्टेंट करके बाहर निकालेंगे तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p है। मोमेंटम में आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी दोनों लगा हुआ है, वेलोसिटी को हम कांस्टेंट मार के बाहर निकालते हैं, तो यहां क्या होगा, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, जो डी ब्रॉगली कह रहा है अपना। अब यहां से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि डी ब्रॉगली के कहने का आशय अंतिम रूप से कहां एप्लीकेबल हो रहा है। तो डी ब्रॉगली ये कहता है यहां कि लेमडा जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इस लेमडा क्या है, लेमडा नॉर्मली वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पहले समझ लेना है फिजिक्स में लेमडा क्या करता है, लेमडा रिप्रेजेंट्स द वेव नेचर, रिप्रेजेंट्स द वेव नेचर, वेव नेचर, ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मास बड़ा होगा, आप सोचिए कि मास को अगर हम बड़ा करेंगे तो वेव नेचर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां हम लोग समझते हैं इफ मास विल इंक्रीज, मास विल इंक्रीज, मास विल इंक्रीज, द वेव नेचर विल डिक्रीज, वेव नेचर विल डिक्रीज, वेव नेचर विल डिक्रीज। अब इस जगह पर हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि वेव नेचर का होता क्या है। तो जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है आपका लेमडा इनटू पी इज इक्वल टू, हम मानते हैं इसकी वैल्यू h के बराबर होती है। अब 1 ग्राम को ही हम ले लेते हैं, 1 ग्राम कहीं पार्टिकल को लेकर के उसके वेलोसिटी को कुछ भी मान सकते हैं, और यहां से लेमडा जब कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू रहेगी, यहाँ 1 ग्राम अगर हम लेते हैं तो क्या होगा 0.001, याद है ये केजी में आ गया, इनटू वेलोसिटी में आप कोई भी वेलोसिटी चुन सकते हैं, आर्बिट्ररी एनी वैल्यू, आर्बिट्ररी एनी वैल्यू, आर्बिट्ररी एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू इसमें रख के देखिए। जब रख के आप देखेंगे तो इस कंडीशन में लेमडा की वैल्यू जो है, वो जो लेमडा की वैल्यू यहां निकलेगी उसके बारे में मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं लिमिट डज नॉट होल्ड, लिमिट इस पर होल्ड नहीं करेगा, ये पता भी नहीं चलेगा कि ये वेव है या नहीं। तो ये स्थिति होती है। यहां से डी ब्रॉगली ये कहता है कि डी ब्रॉगली का जो सिद्धांत है, जो उसका स्टेटमेंट है, वो किसके लिए है, वो स्टेटमेंट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही लग सकता है। तो डी ब्रॉगली's स्टेटमेंट, डी ब्रॉगली's डुअल नेचर, डी ब्रॉगली's डुअल नेचर finds application only with de Broglie's dual nature find application only with microscopic particles
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का ही अध्ययन इसमें हो पाएगा, क्योंकि लेम्डा का विजिबल वैल्यू, जो वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वो तभी मेजर होगा लेम्डा जब मास बहुत ही कम हो, और जब मास बहुत कम होता है तो पार्टिकल हमको क्या मिलते हैं, पार्टिकल फिर हमको इलेक्ट्रॉन ही मिल जाएगा। इसलिए डी ब्रॉगली का जो भी स्टेटमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही काम करेगा, क्योंकि उसका मास काफी कम है। अब डी ब्रॉगली को हमने समझ लिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर को हमने समझा। अब आगे चल करके इसमें एक स्टेटमेंट और है जिसको आपने अपने डाउट में नहीं रखा है, लेकिन उसके बगैर चीज को समझा नहीं जा सकता, ये समझ के बाहर हो जाएगा अगर उस स्टेटमेंट को मैं छोड़ दूं तो, लेकिन फिर भी मैं छोड़ के ही पढ़ा रहा हूं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये कहते हैं, फिर से एक बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि वेव मैकेनिक्स आपकी समझ में आए। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये हाइजेनबर्ग कहता है कि इट इज रादर इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन सेकेंड लिशन, हाइजेनबर्ग ये कहता है कि एक निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम का सही निर्धारण संभव नहीं है। जब आप पोजीशन का सही तरीके से निर्धारण करेंगे तो मोमेंटम उसका गलत हो जाएगा, जब मोमेंटम को सही तरीका से मेजर करेंगे तो पोजीशन उसकी गड़बड़ा जाएगी। ये हाइजेनबर्ग ने कहा था। तो हाइजेनबर्ग स्टेटमेंट को देखते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यहां डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम को शो कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन पोजीशन को शो कर रहा है, चेंज इन पोजीशन को शो कर रहा है, और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम को शो कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम ये शो कर रहा है। अब मैथमेटिकली जो हाइजेनबर्ग कहता है उसका मैथमेटिकल फॉर्म हमें याद आता है। तो मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग्स स्टेटमेंट, हाइजेनबर्ग्स स्टेटमेंट इज मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट क्या है। मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग ये कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज आइदर इक्वल टू और मोर देन व्हाट h अपॉन 4 पाई, ये कहता है। तो यहां इससे एक बात जो निकल के आती है, इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग इनइक्वालिटीज कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये इनइक्वालिटीज कहलाते हैं। इस प्रकार के इक्वेशन भी बनते हैं, इनइक्वालिटीज कहलाती है। तो इनइक्वालिटीज में आप जानिए कि दोनों साइन फंक्शन करता है, ये बराबर जो इक्वल टू का साइन है ये भी फंक्शन करेगा, और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन है ये भी फंक्शन करेगा। तो अब अगर आपने मान लिया x को प्रॉपर्ली डिटरमिन किया तो यहां क्या हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। अगर आपने इसको कांस्टेंट के रूप में ले लिया, यानी कि परफेक्टली मेजर, अगर ये चीज आपका परफेक्टली मेजर्ड हो गया तो इसके परफेक्टली मेजर्ड होने का इंडिकेटर मैंने दिया, x इज परफेक्टली मेजर्ड मींस ये कांस्टेंट मिल रहा है, इक्वल टू का साइन फंक्शन कर रहा है। तो यहां क्या हो, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, ये जो फैक्टर है विल इंक्रीज। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये बड़ा का साइन फंक्शन कर रहा है इस जगह पर, और इक्वल टू का साइन फंक्शन कर रहा है इस जगह पर। उल्टा चलेंगे तो फिर ये दोनों चीजें मिलेंगी। इफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर p इक्वल टू पर जाता है यानी कि प्रिसाइजली मेजर आप करते हैं, प्रिसाइजली मेजर्ड आप करते हैं, तो इक्वल टू का साइन यहां फंक्शन कर गया, आपने सही वैल्यू निकाल ली। लेकिन आगे क्या होगा, x विल इंक्रीज। अब इस जगह पर कौन सा साइन फंक्शन कर रहा है, बड़ा, ये साइन यहां फंक्शन कर रहा है। तो ये इनइक्वालिटीज है, और इनइक्वालिटीज के माध्यम से हम किसी भी थ्योरम को समझने में कामयाब होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो श्रोडिंगर का इक्वेशन, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी, इसको हम समझने में कामयाब हुए। अब जो अप्रोच आपने पढ़ा है एटम के बारे में, वेव मैकेनिकल अप्रोच, जिस इलाके से ये सारे डाउट्स आपके बने हुए हैं, तो वेव मैकेनिक्स क्या है ये हम लोग को जानना होगा। व्हाट इज वेव मैकेनिक्स? तो वेव मैकेनिक्स क्या है, ये इट इज अ न्यू डिसिप्लिन ऑफ साइंस मैकेनिक्स।
ये साइंस का एक नया डिसिप्लिन है, और इस डिसिप्लिन में क्या होता है, किस कंडीशन में डिसिप्लिन लागू होता है, इसे हम समझते हैं। इफ वी स्टडी द मोशन of a particle under Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle and de Broglie dual nature dual nature then the study is wave mechanics. Then this study is called wave mechanics. फिर ये स्टडी जो है वेव मैकेनिक्स कहलाती है। तो आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीटली पार्टिकल नेचर पर चला है। दूसरा चैप्टर जो उसका सेकंड फेज आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको वेव मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन को समझना है, एटम को समझना है। तो यहां हमने वेव मैकेनिक्स के बारे में बताया, और वेव मैकेनिक्स में ही 2-3 सिद्धांत आते हैं जो आपने पढ़ा, और वो फर्स्ट थ्योरम था डुअल नेचर ऑफ मैटर, सेकंड था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन सब के एप्लीकेशन के बाद इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ केमिस्ट्री में, वो मैं आपके सामने दे रहा हूं कि सबसे बड़ा फायदा इसका क्या हुआ। ये 2 चीजों ने अंतिम रूप से क्या हमको सप्लाई किया, वो हमें समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्राजेक्टरी पता चला। तो dual nature and Heisenberg's uncertainty principle and Heisenberg's uncertainty principle gave the idea of trajectory of electron. ये इलेक्ट्रॉन की ट्राजेक्टरी के बारे में बताने में कामयाब हो गए। जैसा आपने देखा नील्स बोर और रदरफोर्ड दोनों का स्टेटमेंट नियर अबाउट सेम क्या है, और सेम स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द सर्कुलर पैथ। दोनों ने इस बात को कहा, उसमें कोई सुधार नहीं। फिर यहां हम लोग देखते हैं, इस जगह पर पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का रियल ट्राजेक्टरी क्या होगा अगर वेव मैकेनिक्स के सिद्धांत को हम फंक्शन करा दें। तो यहां जैसे मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, और ये मान लीजिए एक सर्कुलर पैथ है जिसको हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसा कि रदरफोर्ड और नील्स बोर ने कहा। तो इस जगह पर अगर हम फंक्शन कराएं दोनों को, तो इलेक्ट्रॉन का पैथ इस रूप में बनेगा, ये वेवी फॉर्म लेगा, और वेवी फॉर्म लेकर के ऐसी रचना बन जाएगी। तो यहां अब मान लिया कि इसमें लेमडा की वैल्यू ये होती है, ये लेमडा हम जानते हैं, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को लेमडा कहते हैं। अगर मान लिया इसमें लेमडा की संख्या कितनी है, हाउ मेनी लेमडास आर हियर, सपोज here in n lambda is present, अगर इस रचना में n lambda प्रेजेंट है तो हम कैसे इस पर काम करेंगे, then n lambda will be equal to twice pi r, यह है क्योंकि सर्कमफेरेंस से ही हम इसके डिस्टेंस को निकालेंगे। अब सर्कमफेरेंस से हम इसको निकालते हैं, और ये किसके बराबर होगा, n इंटू लेमडा के बराबर होगा। यहां से लेमडा हम निकाल सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इक्वल टू ट्वाइस पाई आर डिवाइडेड बाई n। यहां से लेमडा हम निकाल सकते हैं कि जिस पैथ पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस पैथ पर उसका लेमडा क्या है। तो डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग्स के प्रिंसिपल को जब मिक्स करके वेव मैकेनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की रियल ट्राजेक्टरी का पता हमको चलता है, और जब रियल ट्राजेक्टरी का पता चलता है तो
जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस समय उसका लैम्डा क्या है, हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकली कि n लैम्डा इक्वल टू ट्वाइस पाई आर। आर क्या है यहाँ, आर यहाँ डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस, आर ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का, या आप इसको एटॉमिक रेडियस मान सकते हैं। ये एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस। अब इसमें आप जिस ऑर्बिट को उठाएं तो एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन n, डिपेंड्स ऑन n, ऑन n पर इसकी वैल्यू निकलती है। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट का एटॉमिक रेडियस निकालना चाहते हैं, सेकंड का निकालना चाहते हैं, तो इससे ये चीज निकल जाएगा। इसके बाद इसका जो लेम्डा है वो इस फॉर्मूले से हम इसके लेम्डा को बाहर करेंगे, जो सबसे बड़ी सफलता वेव मैकेनिक्स का रहा कि इलेक्ट्रॉन के पैथ को बताने में ये कामयाब हो। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो आज का है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा आखिरी टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझा जाए, श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे। उन्होंने अपना वेव इक्वेशन जो अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, उसे ही हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो ये वेव इक्वेशन का कंप्लीट डेरिवेशन जो है हायर सेक्शन में पढ़ाई होती है, लेकिन यहां जो हमको समझना है वो समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी निकालने की कोशिश जो है श्रोडिंगर ने किया, और फंक्शन किसको बनाया, फंक्शन उसने वेव फंक्शन को उठाया। तो यहां हेल्मिंटियन ऑपरेटर लगाया गया साई के ऊपर, और निकाला क्या गया, एनर्जी निकाली गई जो साई पर डिपेंड करती है। साई क्या, वेव फंक्शन, साई यहां वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन, तो साई वेव फंक्शन है। जब इस पर हेल्मिंटियन ऑपरेटर लगाया गया तो इस कंडीशन में इसकी एनर्जी का टर्म बाहर निकला। अब एनर्जी का क्या टर्म निकला, उसमें कितने टर्म्स थे, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहां हेल्मिंटियन ऑपरेटर क्या है, ये एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेटर। नॉर्मली अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और मैथमेटिक्स में ऑपरेटर, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कितने होते हैं आप जानते हैं कि ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स इज ओनली फॉर ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना पड़ता है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। इसके अलावा मैथमेटिक्स के पास कोई ऑपरेशन नहीं। तो हेमिल्टनियन ऑपरेटर का मतलब क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। जैसे अब एक इक्वेशन से एक अननोन क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है, दो इक्वेशन से दो अननोन क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है, तीन इक्वेशन से तीन अननोन क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है। और आप जानते हैं कि इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। अगर 4 अननोन क्वांटिटी का पता लगाने के लिए आपको 4 इक्वेशंस दे दिए जाए तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम पूरा का पूरा दिन लग जाएगा एक्स वाई जेड जो भी वैल्यूज है उसको बाहर निकालने में, और उसमें भी गलती होने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेटर बनाया, इसे हेल्मिंटियन ऑपरेटर कहते हैं। और हेल्मिंटियन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कई अननोन क्वांटिटीज को एक ही बार में सॉल्व करता है। एक इक्वेशन में सारे के सारे अननोन क्वांटिटीज को ले आके अंत में उसका वैल्यू निकालता है, और इसे हम लोग हेल्मिंटियन ऑपरेटर कहते हैं। अगर 4 अननोन क्वांटिटी एक्स वाई जैसे एबीसीडी 4 अननोन क्वांटिटी है, ऐसे आप सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के माध्यम से तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन हेल्मिंटियन ऑपरेटर में डाला जाए तो हार्डली आधे पन्ने में ये आपका सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। तो ये हेल्मिंटियन ऑपरेटर जब यूज किया श्रोडिंगर ने, तो उसने एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए 4 टर्म का इक्वेशन पाया। एनर्जी का इक्वेशन क्या था, द इक्वेशन ऑफ एनर्जी, द इक्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी has 4 terms, 4 terms। इसमें 4 टर्म का इक्वेशन इसका है, एनर्जी का एक्सप्रेशन 4 टर्म में निकाला गया। अब इस 4 टर्म के माध्यम से श्रोडिंगर जो है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताएगा। तो कंप्लीट एड्रेस इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चलेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, इसे हम लोग जानने के लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम किसी भी आदमी का अगर एड्रेस लिखते हैं लेटर पर, तो क्या क्या जरूरी होता है उस एड्रेस उस चिट्ठी को कहीं जाने के लिए।
तो पहला चीज तो हमको मालूम होना चाहिए स्टेट क्या है। स्टेट के बाद सेकंड जो मालूम होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट क्या है। डिस्ट्रिक्ट के बाद और क्या मालूम होना चाहिए हमें। डिस्ट्रिक्ट के बाद अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि वो विलेज या पोस्ट ऑफिस क्या है। और पोस्ट ऑफिस के बाद आखिरी जानकारी विलेज की होनी चाहिए। ये चार जानकारी अगर चिट्ठी पर लिख दिया जाए तो चिट्ठी भारत में कहीं भी जा सकती है। तो ये चार विलेज है और विलेज के साथ पर्सनल आइडेंटिटी होती है। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब इस विलेज में किसके नाम से जाना है, तो पर्सनल आइडेंटिटी विलेज से जुड़ा हुआ है। तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, विलेज या पर्सनल आइडेंटिटी के माध्यम से हम किसी को भी खोज सकते हैं इस दुनिया में, अगर इतनी जानकारी हो हमारे पास तो। और इसी प्रकार से श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस तैयार किया, कंप्लीट एड्रेस दिया चार टर्म के माध्यम से, जो उसके एनर्जी के डेरिवेशन में हैमिल्टनियन ऑपरेटर लगाने के बाद मिला। तो ये कौन से चार चीजें हैं जिससे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस पता चलता है। तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को जानने के लिए जो चार चीजें हैं, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सेकंड जो है वो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर। और थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया आपका। इसके बाद लास्ट वन है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अगर इन चीजों को हम यूज करते हैं, ये चार इंफॉर्मेशंस अगर हम यूज करें तो कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन एटम के भीतर कहां है उसका पता लगाया जा सकता है। और श्रोडिंगर का ये बहुत बड़ा काम था, इसलिए श्रोडिंगर वाज गिवन नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन दैट ईयर। जिस साल श्रोडिंगर ने पता लगाया उस साल उसे फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज श्रोडिंगर को जो मिला उसमें ये चार चीजों का उसने पता लगाया था। एनर्जी डेरिवेशन कैसे किया, वेव फंक्शन को लेकर के किया। एंड नाउ वी विल सी दिस 4 आइटम्स अहेड ऑफ दिस डिस्कशन। अब हम इन चार बातों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो वेरी फर्स्ट डिस्कशन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका एड्रेस देता है, ये एड्रेस देता है ऑर्बिट का, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। ऑर्बिट के बारे में आप जानते हैं, तो ऑर्बिट को इंडिकेट किससे किया गया है, एन से। 1 2 3 ये ऑर्बिट्स हैं जिसका डेजिग्नेशन हम लोग तैयार करते हैं के एल एम, अगर इसको बढ़ाते हैं 4 ये एन। इस रूप में इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में होते हैं। और इसका पता कहां से मिलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट का पता देता है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड जानकारी जो मिल रही है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या मिलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है सब शेल की बात करता है। सब शेल का मतलब हो गया ऑर्बिट के भीतर भी एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद है। तो ऑर्बिट कंप्लीटली यूनिफॉर्म एनर्जी लेके नहीं चलती, उसके भीतर भी एनर्जी के कई पार्ट्स होते हैं। और उस पार्ट को हम लोग सबसेल कहते हैं। सबसेल की वैल्यू जो है, सबसेल को एल से इंडिकेट करते हैं, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को अगर हमें इंडिकेट करना हो तो हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, एल से इंडिकेट करेंगे। और एल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एन के साथ, तो L इक्वल टू n-1, ये इसकी वैल्यू निकलती है। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 मानते हैं, सपोजिंगली हम n की वैल्यू को लगातार मानते जा रहे हैं, यहाँ n की वैल्यू 1 मानते हैं, n की वैल्यू 2 मानते हैं, n की वैल्यू 3 मानते हैं, n की वैल्यू 4 मानते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी संख्याएं L को मिल रही है, यहाँ अगर हम निकालेंगे तो L इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ L इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ L इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इस जगह पर L इक्वल टू 3 हो जाएगा। इतना ही हमारे सिलेबस में। तो L की वैल्यू जब 0 होती है तो कौन सा सबसेल आता है, यहां सबसेल आता है आपका S, और यहां सबसेल 1 पर आएगा P,
और एक यहाँ L2 पर आता है D सबसेल, और L जब 3 होता है तो F सबसेल होता है, और हमको सबसेल के बारे में सिर्फ इतनी ही पढ़ाई पढ़नी है। तो ये सबसेल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये जुड़े हुए हैं किससे, तो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो L = n-1 के फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे कि एक ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे। तो यहां से हमने सबसेल निकाला n = 1, तो 1 - 1 = 0, और 0 पर कौन सा सबसेल फंक्शन करता है, S। P पर कौन सा, P किसका है, 1 के लिए है, यानी सेकंड ऑर्बिट में मिलेगा। थर्ड ऑर्बिट में क्या मिलेगा आपको, D मिलेगा। फोर्थ ऑर्बिट में आपको क्या मिलेगा, F मिलेगा। ये आइडिया जो है हमको मिला किससे, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिला। अब यहां हम लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं। F का मतलब क्या होता है, शार्प, और P का मतलब प्रिंसिपल, और D का मतलब डिफ्यूज्ड, F का मतलब फंडामेंटल। ये सबसेल के फुल फॉर्म्स हैं। तो ये सबसेल का फुल फॉर्म SPDF हमने देख लिया। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमने सबसेल का पता लगाया। आगे चल करके हम लोग तीसरे क्वांटम नंबर को पढ़ रहे हैं, और तीसरा क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सी जानकारी दे रही है, इसको यहां देखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक जो थर्ड टर्म था एनर्जी निकालने का, यहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिला। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमको क्या मिलता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेजर्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर measures the angular momentum of electron, angular momentum of electron। और अगर फिजिकल सेंस में कहा जाए कि ये काम क्या करता है, किस कंडीशन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्टिव होता है, तो यहां हम लोग देखेंगे it gives the idea about the prolongation of electron, about the prolongation of electron। इलेक्ट्रॉन किसी क्षण विशेष में कहां उपस्थित है, इसकी जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देती है कि किसी क्षण पर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर आइडिया लेना हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आइडिया देगा, और जिसे जहां हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आइडिया मिलता है उसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल के बारे में आप जानते हैं, ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। आई एम राइटिंग हियर, orbital is a 3-dimensional space, 3-dimensional space inside the atom where the probability of finding the electron, where the probability of finding the electron or electrons is maximum, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है। तो n से हमने इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट निकाला, ऑर्बिट से हमने सबसेल को देखा, सबसेल के बाद से अब इलेक्ट्रॉन कहां है किसी विशेष क्षण में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा और ऑर्बिटल के माध्यम से बताएगा। तो इसका m का रिलेशन क्या है, m का रिलेशन जो होता है m का रिलेशन है -L2 + L। अब किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं इसका पता m देता है। तो किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं इसका हम पता लगाते हैं m से, और रिलेशन m और l का क्या है, m = -L2 + L। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम निकालते हैं जो हमने पढ़ाया है सबसेल्स उसके बारे में। तो s l की वैल्यू जब 0 होती है तो s मिलता है। s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो m की वैल्यू हम यहां निकालेंगे। m की वैल्यू क्या होगा, -0 to +0। अब इस सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें आपको 1 है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिर्फ 2। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इसमें सिर्फ 2 होगा। P पर आते हैं तो L की वैल्यू जब 1 आती है तो
तो यहाँ इंडिकेटर P मिलता है। अब m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -1 0 +1, कितने ऑर्बिटल्स हुए इसमें, नंबर ऑर्बिटल्स हो गए 3, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से L की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो इसका कौन सा ऑर्बिटल सबसे आता है, D, और यहाँ M की वैल्यू जब निकालेंगे तो -2 -1 0 and 1 and 2, कितना ऑर्बिटल्स हो गए 5 ऑर्बिटल्स हो गए, और कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। फिर L इक्वल टू जब 3 लेते हैं तो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन है, सबसे कौन है, F है। अब यहां निकालेंगे M की वैल्यू तो -3 -2 -1 और ये 0 1 2 3 ये मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए 7, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 14। ये जानकारी हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिली। अब हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर जो चौथा और आखिरी टर्म है एनर्जी इक्वेशन का, जिसे श्रोडिंगर ने सॉल्व किया, तो चौथा टर्म क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर gives the idea about the direction of spin of electron, about the direction of spin of electron, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किस दिशा में चक्रण कर रहा है, किस दिशा में घूम रहा है। तो इस दिशा में मोशन का जब डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो मोशन का 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, और एक डायरेक्शन है आपको क्लॉकवाइज, और दूसरा डायरेक्शन इसमें आता है आपको एंटी क्लॉकवाइज, या तो घड़ी की दिशा में घूमे, दूसरा या तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाए। एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ये हमारा टर्म। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर दिखाना हो, जैसे मान लिया हम हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन पर काम कर रहे हैं NS1, तो इसके मोशन को दिखाएंगे ms से, तो ms इक्वल टू +12 भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो -12 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन की शिनाख्त कहां से हुई, स्पिन क्वांटम नंबर से हुआ। आपको पता चला कि जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं उसका चक्कर किधर है, जब उसके चक्कर के डायरेक्शन से हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे, जो अंतिम एड्रेस की बात थी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।